मेरा नाम रोहित है। मैं एक लड़की से शादी करना चाहता था। उसका नाम रिया था। मुझे रिया बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता था। इसीलिए रिया के पेरेंट्स हमारी शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे। रिया के पेरेंट्स ने मेरे आगे एक शर्त लाकर रख दी थी कि अगर तुम्हें हमारी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें हमारे घर जमाई बनना होगा। मैं रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए घर जमाई बनने के लिए भी तैयार हो गया था। रिया अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी और इतनी ज्यादा लाडली थी, उसके माता पिता अपनी बेटी को एक मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने देते थे। यही वजह थी कि उन्होंने मेरे आगे घर जमाई होने की शर्त रखी थी। इसी तरह से मेरी शादी रिया के साथ हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता था। वैसे तो मैं अपने माता पिता का एक लौता बेटा था और मेरी 2 बड़ी बहनें भी थीं। मैंने किसी का भी कोई ख्याल नहीं किया और रिया से शादी करके घर जमाई बन गया और उसकी खातिर अपने माता पिता का साथ और उनका घर भी छोड़ दिया। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं उनका इकलौता और सबसे छोटा बेटा था। मेरी माँ चाहती थी कि वे मेरे लिए चांद से दुल्हन लेकर आएगी। हम भले ही गरीब हैं, लेकिन मैं अपने माता पिता का एक ही तो बेटा हूँ। इसीलिए उनका सपना था कि वे मेरी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। लेकिन रिया से शादी करके मैंने उनका मन तोड़ दिया था और उनका साथ भी छोड़ दिया। मेरे पिता तो बीमार रहते थे, फिर 2 जवान बहनों का बोझ भी, जिनकी शादी भी करनी थी। मेरे माता पिता और बहनों को सिर्फ मुझसे ही उम्मीद थी और मैंने भी उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया था। मैं अपनी फैमिली को छोड़कर अपनी पत्नी के घर में रहने लगा था। ससुराल वालों ने कहा था कि हम तुम्हें अपना बेटा समझकर अपने घर में रखेंगे, लेकिन ऐसा होता कहाँ पर है। जो दामाद घर जमाई बन जाता है उसे बेटा नहीं समझा जाता, बल्कि उसे तो घर का नौकर समझा जाता है। मुझे रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। मेरी भी अभी ज़्यादा उम्र नहीं थी। मैं देखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का था। इसी वजह से मेरे रिश्ते भी आना शुरू हो गए थे। मैंने भी यही सोचा था कि रिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की है और फिर इतने ज़्यादा अमीर माता पिता की इकलौती ही तो बेटी है। जब मैं शादी कर लूँगा तो अपने माता पिता की भी कुछ हेल्प कर दिया करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका था, क्योंकि रिया के पेरेंट्स ने मेरे आगे एक शर्त रखी थी कि अगर तुमने पेरेंट्स से कोई भी कांटेक्ट रखा तो हम तुम्हें अपने घर से निकाल देंगे और अपनी बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता भी खत्म कर देंगे। बस इसी वजह से मेरा दिल नहीं मानता था और मैंने अपनी फैमिली से दूरियां बढ़ा ली थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरी पत्नी का बड़ा भाई और मेरी पत्नी ही थे। रिया के पिता तो ज़्यादातर लंदन में ही रहते थे। वे कभी कभी ही घर आते थे। अब मैं इन लोगों के घर पर मेंबर बन गया था। मैं अपनी पत्नी का हर कहना मानता था। कभी मेरी पत्नी के साथ झगड़ा नहीं हुआ करता था। रिया के साथ शादी करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे जैसा खुश नसीब तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा। रिया जैसी खूबसूरत और अमीर फैमिली में मेरी बहुत तारीफ होती थी। मेरे ससुराल में बहुत सारे नौकर थे। शादी को 1 साल हो गया था तो मेरे ससुराल में मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी। बस मैं अपनी पत्नी के साथ रहता था और अपनी पत्नी का हमेशा ख्याल रखा करता था। बाकी मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी। खाना पीना, कपड़े और मेरी ज़रूरत की हर चीज़ मुझे टाइम से पहले ही मिल जाती थी। मुझे काम पर भी नहीं जाना पड़ता था। ससुराल वालों का यही कहना था कि तुम रिया का ख्याल रखो, बस रिया को कोई सी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं ज़्यादातर ध्यान अपनी पत्नी की तरफ ही रखता था। घर में इतने सारे काम नौकर ही तो करते थे, मैं किसी काम को हाथ तक नहीं लगाता था। बस 1 साल मेरी ज़िंदगी किसी महाराजा से कम नहीं गुजरी थी। जब से मेरी शादी हुई थी और मैं अपने ससुराल में आया था, तब तक खाना बनाने वाला घर में सिर्फ एक ही नौकर था, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना और अभी तक मेरे ससुराल के अलावा उसने कहीं और दूसरी जगह काम भी नहीं किया था। वह बहुत ज़्यादा ईमानदार था, तभी मेरे ससुराल वाले ने उसे अपने घर में ही रखा हुआ था। यह नौकर बहुत ज़्यादा भरोसे वाला था। उसका काम यही था कि वह अपने बचपन से ही मेरे ससुराल में दोनों टाइम का खाना बनाने आता था। वह खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता था और घर वालों को इसी के हाथ का खाना पसंद आता था। मुझे वह आदमी बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, क्योंकि उसका काम सिर्फ इतना ही होता था
कि वह दोपहर का और रात का खाना बनाता था और उसको बंगले के पीछे ही रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया गया था। मैं अपने ससुराल में बहुत ही ज़्यादा खुश रहता था। मेरी पत्नी तो अपनी माँ के साथ पार्टी और शॉपिंग के लिए हर दूसरे तीसरे दिन जाती ही रहती थी। इसीलिए मैं घर में सारा दिन फ्री ही रहता था। घर में वही नौकर राजू दोपहर और रात का खाना बनाता था। उसी के साथ मैं बातचीत करता रहता था और इसी तरह से मेरा सारा दिन भी गुजर जाता था। मगर फिर एक दिन राजू को एक काम छोड़ दिया था। वह शादी करके अपने गांव चला गया था। अब राजू की जगह किसी दूसरे नौकर को तो काम पर रखना ही था। अब इतनी जल्दी कोई और नया नौकर मिलना तो इतना आसान काम नहीं है ना, और अगर मिल भी जाता तो वे बहुत ज़्यादा भरोसेमंद भी तो नहीं होता। इतना ईमानदार और मेहनत से काम करने वाला राजू था, इतना तो अभी कोई भी इतनी जल्दी नहीं मिल सकता था। मगर अब क्या किया जा सकता था, कुछ ना कुछ तो करना ही था। हमें काम करने वाला और खाना बनाने वाला नौकर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं घर में रहकर सारे नौकरों की देखभाल किया करता था और नए नौकर की जिम्मेदारी भी अब मुझ पर ही आ गई थी। कुछ दिन तो इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी पत्नी ने भी मुझसे नौकर ढूंढने के लिए जोर डाला था, मगर मुझे कोई भी नौकर घर में रुकने के लिए तैयार नहीं था। मैं हमेशा परेशान रहता था, लेकिन हमें नौकर को परमानेंट अपने घर पर ही रखना था। लगभग 4 से 5 दिन तो हमारे ऐसे ही गुजर गए थे और फिर मेरी पत्नी ने कहा, जब तक नौकर ना आए तुम खाना बना लो। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, मैं क्या कर सकता था, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर मैंने यह भी कर लिया था। मैंने YouTube से रेसिपी देख कर खाना बनाना भी सीख लिया था। मैं रोज YouTube से देखकर खाना बना लिया करता था। इसी तरह से खाना बन जाता था। जब से मेरी शादी हुई थी तब से मैं ज़्यादातर काम नहीं करता था। इसीलिए अब जब मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था तो मुझे बहुत थकान हो जाती थी। अब मैंने कुछ भी करके ठान लिया था कि मैं नौकर ढूंढ कर ही रहूँगा। मैंने अपने पुराने दोस्त से बात की। मेरा दोस्त एक होटल में शेफ की नौकरी करता था। मैंने उसको फ़ोन करके अपनी ससुराल में नौकरी के बारे में बताया। वह आने के लिए तैयार हो गया था। उसने कहा कि अभी मुझे कुछ दिनों के लिए अर्जेंट काम है, इसीलिए उसने अभी कुछ दिन के लिए मुझसे टाइम मांगा था। फिलहाल जैसे भी हुआ अपने दोस्त को आने का इंतज़ार करने लगा था कि अब मेरा दोस्त आ जाएगा तो मुझ पर इस काम की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा दोस्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है और मेरे ससुराल वालों को उसके हाथ का खाना पसंद भी बहुत ज़्यादा आएगा। उसके बाद उन लोगों का ध्यान मुझ पर से भी हट जाएगा। मेरा दोस्त भी इसी शहर में रहता था। कुछ दिनों के बाद मेरा दोस्त मेरे ससुराल आ गया था, लेकिन जब उसने परमानेंट नौकरी करने की बात सुनी तो वह बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने कहा कि मैं परमानेंट नहीं रुक सकता हूँ, दिन रात यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। उसका अपना भी परिवार था। उसने मना कर दिया, मगर उसने एक लड़के के बारे में बताया जो कि उसके जैसा ही अच्छा खाना बनाता है। उसने बताया कि वह यहाँ पर नौकरी ज़रूर कर लेगा और वह यहाँ पर रुकने के लिए भी मान जाएगा। मेरे दोस्त ने उस लड़के को घर बुला लिया था। वह लड़का यहाँ पर नौकरी करने के लिए तैयार भी हो गया था। मेरे दोस्त ने बताया कि यह बहुत ज़्यादा भरोसेमंद और ईमानदारी से काम करने वाला लड़का है। मैं इसको जानता हूँ। बस फिर मुझे भी और क्या चाहिए था। मैं खाना बनाने वाले काम से अपनी जान छुड़ाना चाहता था। मैंने फौरन ही उस लड़के को अपनी पत्नी और सास से मिलवाया था। मैंने उस लड़के को भी बता दिया था कि तुम्हें यहाँ पे पैसों की बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस घर में खाना अच्छा बनाना है जो कि सबको पसंद आ जाए। मैंने उसको ज़्यादा पैसों का लालच भी दिया था ताकि वे किसी भी हाल में नौकरी से इनकार ना कर दे, क्योंकि इन दिनों मेरी हालत घर में खाना बनाकर बहुत ही ज़्यादा खराब थी। मगर वह लड़का बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम सा लग रहा था और उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा कम थी। मैं उसे अपने साथ घर पर ले गया था, जबकि घर में उस टाइम कोई भी नहीं था। वह लड़का गरीब था, लेकिन इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि कहीं से भी वह गरीब नहीं लगता था। मैंने यही सोचा कि गरीब लोग भी तो खूबसूरत हो सकते हैं ना, और हो सकता है कि बेचारी की कोई मजबूरी हो, तभी तो वह नौकरी करने के लिए इतनी जल्दी तैयार हो गया है। यही सब सोचकर मैंने उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था
और आज से ही काम पर लग गया था। उसने काम से ये बिल्कुल भी इनकार नहीं किया था। मुझे भी तसल्ली हो गई थी कि चलो अच्छा हुआ, मुझे भी फिर से नौकर की तलाश नहीं करनी होगी। नौकर खुद चलकर हमारे घर आ गया था और यह भी सुकून हो गया था कि यह नौकर राजू का भेजा हुआ था। यह नौकर राजू को भी जानता था। अब वह दोपहर का खाना बनाने के लिए तैयारी करने लगा था। लगभग 2 घंटे की मेहनत करने के बाद उसने खाना तैयार कर दिया था। मैंने खाना टेस्ट किया तो मुझे खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। मुझे खुशी हुई थी क्योंकि उसने जल्दी खाना बना लिया था। अब वह नौकर सब काम करने लगा था। सबको उसके हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता था। वो लड़का मेरे सारे कपड़े ले जाता था और दूसरे दिन वह कपड़े खुद पहनकर आता था। मुझे लगा कि चलो ठीक है, वह लड़का गरीब है, उसके पास कपड़े नहीं है, तभी मैं उसे अपने कपड़े भी दे दिया करता था। वो कभी कभी मुझसे कपड़े मांग के ले जाया करता था। मगर कुछ दिन के बाद से वह नौकर मेरी पत्नी के आगे पीछे घूमने लगा था। मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था कि रिया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। मेरी आंखों के सामने अपने आगे पीछे घर के नौकर को गार्ड बनाकर रखेगी। आखिरकार इसकी क्या वजह थी। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और रिया भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फिर ना जाने रिया को क्या हो गया था और ऊपर से वह लड़का जिसे मैं मासूम और गरीब समझ रहा था, जिस पर मैं भरोसा और हमदर्दी कर रहा था, वह भी तो यह सब करने के लिए फौरन ही तैयार हो गया था, जबकि उसे घर में नौकर की नौकरी पर रखा गया था। वह मेरी पत्नी के सामने मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखता था। ऐसा लगता था कि जैसे रिया मेरी पत्नी नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने अपने साले को फ़ोन किया और उसको रिया और उस नौकर की सारी बात बता दी थी। उसने कहा कि वह सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन जब भी मैं अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता था, वह बीच में नौकर हम दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता था। ना जाने वो कहाँ से आ जाता था और मेरी पत्नी भी मुझे किसी बात का कोई जवाब भी नहीं देती थी। उसी गार्ड को अपने आगे पीछे लगाए रखती थी। मेरी पत्नी पूरा दिन घर से बाहर तो रहती ही थी, लेकिन अब रातों को भी वे घर से गायब रहने लगी थी। वे मेरी कोई भी बात नहीं सुनती थी, मेरी कोई बात का जवाब भी नहीं देती थी। न जाने मेरी पत्नी को अब क्या हो गया था। अब मैं उसको किस तरह से समझाता कि धीरे धीरे रिया बिल्कुल ही बदलती जा रही थी। वे पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। वे बात बात पर मुझ पर घर जमाई होने का एहसास दिलाती थी और मुझसे झगड़ा करने लगी थी। कभी कभी तो वे गार्ड के साथ ही खुद को कमरे में बंद कर लिया करती थी। मैं उसे इसकी वजह पूछता तो वे कहती कि हम अमीर लोग हैं, हमारी जान को हमेशा खतरा रहता है, इसीलिए मैं अपने गार्ड को कमरे में साथ लेकर जा रही हूँ। अब मैं क्या कर सकता था, मेरी पत्नी है। अब रिया मुझसे ज़्यादातर नाराज़ ही रहने लगी थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। एक दिन मैंने एक प्लान बनाया कि मैं आज अपने नौकर को अपने कपड़े बिल्कुल नहीं दूंगा, बल्कि अपने साले के कमरे से उसके कपड़े निकालकर इस नौकर को दे दूंगा। मैंने यही सोचा था कि मैं आज यही करूंगा। अब की बार उसे कपड़े नहीं दूंगा, अपने साले के कपड़े दूंगा। क्या पता शायद यह सब कुछ ठीक हो जाता। मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपने साले के कमरे से चोरी चुपके से उसके कपड़े निकाल लिए थे और फिर अगले दिन का इंतज़ार करने लगा था। जब अगले दिन वो कपड़े पहन कर आया तो मेरे पैरों तले से तो ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वह नौकर तो मेरी शादी के कपड़े जो रिया अपनी पसंद से मेरे लिए खुद लेकर आई थी, उसने वह पहन कर रखे हुए थे। मगर मैंने तो उसे अपने साले के कपड़े दिए थे, लेकिन उसने तो आज वही कपड़े पहने थे जो मैंने अपनी शादी पर खुद पहने थे, जो रिया मुझसे बहुत ज़्यादा पसंद करके लाई थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, पर मैंने किसी तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया था। इसका मतलब यह था कि उसने मेरे कबर्ड से मेरे कपड़े खुद चुराए थे, क्योंकि यह कपड़े मैंने तो उसे बिल्कुल भी नहीं दिए थे और ना ही मैं उसे कभी ये कपड़े देता, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी के सबसे स्पेशल कपड़े थे। मैंने फ़ौरन ही गुस्से में आकर उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगा कि अगर आज के बाद उसने मेरी पत्नी का पीछा करने की कोशिश की या फिर मेरे घर में घुसने की कोशिश की तो मैं उसको मार मार कर बुरा हाल कर दूंगा
और पुलिस के हवाले भी कर दूंगा। मगर इससे पहले मैं उस पर हाथ उठाता या उसे घर से बाहर निकालता, मेरी पत्नी मेरा हाथ पकड़ लिया था और कहने लगी, अगर इसको घर से बाहर निकाला तो वह मुझे निकाल देगी घर से। इसका मतलब यह था कि रिया अपने पति को घर से बाहर निकालने की बात कर रही थी कि अगर तुमने इस नौकर को घर से निकाला तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी। वह एक नौकर था, जबकि मैं तो उसका पति था और उसके लिए अपने माँ बाप को और सबको छोड़कर बैठा था। मैं तो इस इंसान को अपने घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन मेरी पत्नी ने जो बात मुझे बताई वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरी पत्नी ने बताया कि पहली बात तो यह है कि यह घर तुम्हारा नहीं है, यह घर मेरा है, मेरे मम्मी पापा का है। तुम शायद भूल गए हो तो मैं तुम्हें आज याद दिला देती हूँ। इसीलिए तुम्हारा इस घर पे किसी भी चीज़ पर इतना हक नहीं है कि जितना कि मेरा है। और दूसरी बात यह है कि यह सूट इसको मैंने पहनने के लिए दिया है। मेरी पत्नी का यह कहना था कि यह कपड़े मुझसे ज़्यादा उस पर अच्छे लग रहे थे, इसीलिए उसको पहनने के लिए उसने वो कपड़े दिए थे। और मेरे सामने ही रिया उस नौकर की तारीफ कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। मैंने रिया के आगे कभी किसी को अहमियत नहीं दी थी और न जाने अब रिया को क्या हो गया था। वो क्यों इतना ज़्यादा बदलती जा रही थी कि मुझसे ज़्यादा उस नौकर को अहमियत देने लगी थी। मुझे इसकी कोई भी वजह समझ में नहीं आ रही थी। फिलहाल दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। रिया की मम्मी और उसके भाई को अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरी पत्नी का बिहेवियर मेरी तरफ से बिल्कुल बदल गए थे। मुझसे कोई भी बात नहीं करती थी, हमेशा उस नौकर के साथ ही घूमती फिरती रहती थी और मुझसे हमेशा नाराज़ ही रहती थी। और फिर मेरा साला घर आया तो मैंने उसे सारी बात रिया और उस नौकर की बताई तो उसने मुझसे कहा कि रिया के ऊपर उस लड़के ने शायद काला जादू कर दिया है, तभी वह ऐसा कर रही है। उसका कहना था जो वह कपड़े ले जाता है और जब अगली बार घर में आता है तो उन कपड़ों को पहनकर ही आता है। इसके पीछे ज़रूर कोई वजह थी और यही वजह था कि ज़रूर कोई जादू टोना ही किया होगा। मुझे अपने साले की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर जिस तरह से उसने मुझे बताया था उस हिसाब से तो मुझे सब कुछ सही लगने लगा था कि शायद मेरा साला सही ही कह रहा है। मैंने इस बारे में अपने दोस्त से बात की। वह तांत्रिक बाबा को जानता था। वह मुझे अपने साथ तांत्रिक बाबा के पास लेकर चला गया था। मैंने जाकर तांत्रिक बाबा को अपनी सारी बात बता दी थी। जो लगभग 15 दिन से मेरी पत्नी बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुकी थी, वो सारी बात मैंने उसे बताई। फिर उसने मुझे बताया कि दरअसल हकीकत यह थी कि एक बार रिया मॉल में शॉपिंग करने के लिए गई थी, जहाँ पर यह लड़का जॉब करता था। रिया उसे पसंद आ गई थी, इसीलिए उसने रिया के आगे पीछे घूमने के चक्कर लगाए थे ताकि रिया इसे पसंद कर ले। मगर रिया उम्र में उस लड़के से ज़्यादा बड़ी थी और फिर शादीशुदा भी थी, इसीलिए रिया ने उस लड़के पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तभी रिया की खूबसूरती के पीछे ही नहीं बल्कि उसकी अमीरी के पीछे भी वह लड़का पड़ गया था। उस लड़के को अच्छी तरह से यह बात पता थी कि रिया शादीशुदा है और बड़े बाप की बेटी है, इसीलिए उसने रिया को फंसाने की कोशिश की थी। रिया उसके कब्जे में नहीं आ रही थी तो उसने इस बारे में अपने पिता को बताया था और उसका पिता बहुत ही बड़ा जादूगर है जो लोगों पर जादू टोना करता है। दोनों बाप बेटे ने एक प्लान बनाया कि वे अपने बेटे को नौकर बनाकर हमारे घर भेज देंगे और फिर जादूगर का बेटा रिया से शादी कर लेगा और फिर उसके बाद रिया की सारी दौलत किसी तरह से अपने नाम करवा लेगा। इसीलिए वे हमारे घर पर आया था और इसीलिए वे रिया के आगे पीछे घूमता था और रिया को कुछ भी नहीं पता होता था क्योंकि उसके ऊपर कालू जादू का असर होता था। मेरे कपड़े ले जाकर अपने पिता को दे देता था और उन कपड़ों पे जादू करवाने के बाद वे कपड़े खुद पहनकर आ जाता था। तभी मेरी पत्नी मुझसे दूरी बनाने लगी थी और मुझे छोड़कर उसे पसंद करने लगी थी। उस लड़के ने जादू से मेरी पत्नी को अपने वश में किया हुआ है। तभी तो मेरी पत्नी मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती थी क्योंकि मेरी पत्नी तो जादू के असर में थी। अब हमें इस चीज का हल ढूंढना था, इसीलिए मैंने किसी तरह से तांत्रिक बाबा से कहा
इस जादू का तोड़ करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो तांत्रिक बाबा ने इसकी बहुत बड़ी रकम मुझसे मांगी थी, मगर मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। अब मैं क्या करता, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं वहाँ से वापस मुंह लटका के जा रहा था कि तभी मेरी बहन रास्ते में मुझे मिल गई और मेरे गले से लगकर खूब ज़्यादा रोने लगी थी। मेरी बहन ने कहा कि भैया, मेरी शादी हो गई है और मेरी शादी एक बहुत बड़े अमीर परिवार में हुई है। मैं अपनी बहन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से अपने परिवार से दूर रहा था। शायद ये मेरी गलती का ही नतीजा था जो आज मुझे इस तरह से सज़ा मिल रही थी, क्योंकि मैंने अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया था और उनका कहना भी नहीं माना था। माता पिता का कहना जो भी नहीं मानता है उसके साथ शायद यही होता है जो मेरे साथ हुआ था। मेरी बहन ने जब मुझे तांत्रिक बाबा की कोठरी से बाहर निकलते हुए देखा था तो वे कहने लगी कि भैया, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। फिर मैंने अपनी बहन को सारी बात बता दी थी कि किस तरह उस नौकर ने मेरी पत्नी को अपने कब्जे में जादू टोने से कर रखा है। मेरी बहन ने कहा कि आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए पैसों का इंतज़ाम करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है जिसको आपको मानना होगा। मेरी बहन कहने लगी कि भैया, आप उदास मत हो, मैं आपको घर जमाई बनने की शर्त बिल्कुल भी नहीं रखूँगी आपके सामने, बल्कि आपको यह याद दिला रही हूँ कि आपके माता पिता आपको आज भी बहुत मिस करते हैं और छोटी बहन भी आपको बहुत याद करती है। जब आप भाभी को घर लेकर जाएंगे तो आपसे कोई भी नाराज़ नहीं होगा। माँ पापा दोनों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है, इसीलिए जब भाभी ठीक हो जाएं तो आप उनको लेकर घर जरूर चले जाना। माँ पिताजी आपसे कुछ नहीं कहेंगे। घर जमाई बनने से अच्छा है कि आप एक अच्छा पति और अच्छा बेटा बनकर दिखाओ। अपने माता पिता का दिल मत दुखाओ, शायद इसी वजह से आज आपको भी दुख मिला है। मैं अपनी बहन की इस बात को समझ गया था और बहुत ही ज़्यादा अफसोस भरी नज़रों से उसे देख रहा था। बहन ने मुझे पैसे दिए, मैं वो पैसे लेकर तांत्रिक बाबा के पास चला गया था। तांत्रिक बाबा ने नौकर के पिता की जादू का असर बिल्कुल ख़त्म कर दिया था और धीरे धीरे मेरी पत्नी में अब बदलाव आने लगे थे। मैंने अपनी पत्नी को सब कुछ सच बता दिया था और उस नौकर की हरकतें भी बता दी थी कि मॉल में जॉब करता था और यह तुम्हारे पैसों की वजह से ही तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था। जब मैंने और मेरे साले ने उस नौकर की पिटाई की तो उसने खुद अपने मुंह से सारी बात बता दी थी। रिया को भी अब यकीन आ गया था कि मैं सच कह रहा था और वो नौकर उसके पीछे जानबूझ के दौलत के लिए ही पड़ा हुआ था। मेरी पत्नी उस नौकर के जादू के असर में थी, तभी वे बदल गई थी। मैंने कहा कि रिया, अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी मेहनत से कमाकर महल ना बना सकूं, मगर हाँ, दिल की रानी बनाकर जरूर रखूंगा। मेरी पत्नी मेरी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मैं अपनी पत्नी के साथ अपने घर वापस अपने माता पिता के पास चला गया था। मेरे माता पिता थोड़ा नाराज़ होकर बोले थे, लेकिन फिर उन्होंने हम दोनों को ही माफ़ कर दिया था और फिर इसी तरह से धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए। फिर महीने और फिर कुछ साल गुजर गए। आज ज़िंदगी मेरी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि मैं एक शोरूम का मालिक बन गया हूँ। आज मैं अपनी पत्नी को सच में वह सब कुछ दे सकता हूँ जो वे चाहती है। मेरी पत्नी मेरे साथ अब बहुत ज़्यादा खुश रहती है और कुछ लोग कहते हैं कि जादू टोना सब कहने की बातें होती हैं, लेकिन कभी कभी यही जादू टोना आपकी हकीकत खोल कर रख देता है और हमें कभी भी ऐसे लोगों को अपने घर में नौकर पर नहीं रखना चाहिए जिनकी हमें जान पहचान ना हो या जिनको हम बिल्कुल ना जानते हो। बिना सच्चाई के किसी को भी अपने घर में ना रखें। वो तो सच्चाई तो तांत्रिक बाबा की वजह से खुलकर सामने आ गई थी, वरना मैं आज अपनी पत्नी से दूर होता। दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ आपके भले के लिए कि अपने माता पिता की बात को कभी मत डालना और उनका साथ तो कभी मत छोड़ना। हम उनके बुढ़ापे की लाठी हैं, अगर लाठी ही नहीं रहेगी तो बूढ़ा कैसे चल सकेगा। इसी तरह से एक दिन कभी हमारा दौर भी आएगा जब हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमने कितना गलत किया था।
इसीलिए अपने माता पिता का आदर और सम्मान हमेशा करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।